स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं पर्यावरण की विशेष प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत। आज आपके लिए पर्यावरण और उसके विभिन्न स्तर, ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन और ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चंस आपके यूपीटेट, एस्टेट, लेखपाल और अदर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर वायुमंडल के विभिन्न स्तर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्तर होते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, स्तर के अंतर्गत मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हमको कई सारे विभिन्न स्तर मिलेंगे। तो देखिए, पृथ्वी से जब हम लोग लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक चलेंगे तब हमको ये क्षोभ मंडल स्तर मिलेगा। क्षोभ मंडल, ठीक है। इस स्तर को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल स्तर। और 18 से 50 किलोमीटर तक का जो मंडल होता है उसे समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल। पचास से 80 किलोमीटर तक का जो मंडल होता है उसे मध्य मंडल कहते हैं। और 80 से 640 तक का जो मंडल होता है उसको क्या कहा जाता है? आयन मंडल। और आयन मंडल के ऊपर 640 के ऊपर जो होता है उसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 15 से 18 किलोमीटर तक का जो मंडल होता है क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर लास्ट में क्या होता है आपका? बहिर्मंडल। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिए, वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम। तो सही क्रम में आपने देखा कि क्षोभ मंडल था वो पहले नंबर पे आ जाता है, फिर दूसरे नंबर पे आपका समताप मंडल आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका मध्य मंडल आ जाता है, चौथे पे आयन मंडल आ जाता है, पांचवें पे बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है। तो अब देखिए, तो ए इसमें है, इसमें दोनों, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं जब इसमें है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। ए के बाद फिर आपका ऑप्शन समताप मंडल डी। तो ए के बाद डी आ रहा है तो ये मिला आपको, ये भी नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 होगा ना। ए, डी, बी, सी, ई, ये आपका ऑप्शन राइट है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलान कीजिए। क्षोभ मंडल इसमें मिलान करना है। क्षोभ मंडल जो है वो धरातल से लगभग 15 किलोमीटर, राइट है। समताप मंडल लगभग 15 से 50 किलोमीटर, ये भी राइट है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, ये भी राइट है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, ये भी राइट है। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर के ऊपर, तो इसमें राइट है। तो देखिए ऑप्शन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सीरियल चल रहा है। तो देखिए सीरियल में आपको ऑप्शन सी मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन सी इसमें राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? देखिए, वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस का प्रतिशत होता है वो नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन का लगभग होता है इसमें 78%। कितना होता है? 78%। ठीक है। ऑक्सीजन का जो होता है, अन्य गैसेस भी होते हैं, ऑक्सीजन 2 गैसेस जो होती हैं उनका सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का 21%, लगभग 20.95 होता है, लेकिन इसको हम लोग 21 पूरा मान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम जोड़ें तो 78 और 21 को जोड़े तो 99, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि
परसेंट जो है दो गैसों का विस्तार है। वो कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अन्य गैसों के अंतर्गत आपकी जैसे CO2 है, हीलियम है, नियान है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनान है, ये सारी गैसेज आती हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो है वो 1% के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 1% के अंतर्गत ये सब सारी आती हैं, 1% के अंतर्गत। तो 99% पे दो गैसों का विस्तार है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल की परत में होती हैं वह है। अब देखिए मौसम की गतिविधियां जो है ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल। तो मौसम की जो गतिविधियां होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक है? 15 से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? बादल बनने की क्रियाएं होती हैं, मतलब बादल पानी बरसने की क्रियाएं होती हैं और बिजली चमकने की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? बिजली चमकने की क्रियाएं। तो ये क्रियाएं कहाँ पे होती हैं? ये मौसम संबंधी क्रियाएं हैं और ये कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ऑप्शन सी राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत अव्यवस्थित है। अब देखिए ओजोन परत के बारे में पूछा गया, समताप मंडल में है, क्षोभ मंडल में है, प्रकाश मंडल में है या आयनन मंडल में है। तो देखिए ये है कहाँ पे है? ओजोन परत आपकी समताप मंडल में है। देखिए सबसे पहली आपकी कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर आपकी समताप मंडल है, तो यहीं पे क्या होती है? आपकी ओजोन लेयर होती है। ये क्या है? आपकी ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर है आपकी। ये क्या है? आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, O3। तो ये क्या करती है कि जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है, तो ये उनको रोकती है, उनको क्या करती है? हमारी पृथ्वी तक आने नहीं देती है ओजोन परत। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी को बीमारियां होने से, अगर इसकी सूर्य के प्रकाश अगर की अल्ट्रावायलेट किरणें, जो पराबैंगनी किरणें हैं, अगर पृथ्वी तक पूरी तरीके से आ जाएंगी तो लोगों में काफ़ी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको रोकने का कार्य कौन करता है? ओजोन परत। और ये किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? तो देखिए क्वेश्चन आ भी गया, कौन करता है? ओजोन परत करती है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयुक्त होती है? दूर संचार प्रणाली जैसे रेडियो आप सुन पाते हैं ना, रेडियो तरंग। तो देखिए उसके लिए क्या, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। तो इसमें जो राइट होगा वो आयन मंडल होगा। आयन मंडल से क्या होते हैं? यहाँ पे आयन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब कोई कार्यक्रम हमारी पृथ्वी से प्रसारित होता है तो ये वायुमंडल की जो परत है, आयन मंडल, इस रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पुनः भेज देता है, जिससे हम लोग कोई कार्यक्रम सुन पाते हैं रेडियो पे। ठीक है, तो ये दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयुक्त होती है। कौन सी परत? आयन मंडल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? अब देखिए संचार उपग्रह आ गया, सैटेलाइट जो है वो आपके समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में या आयन मंडल में? तो ये आपके कहाँ होते हैं? बहिर्मंडल में होते हैं संचार उपग्रह। ठीक है, देखिए संचार उपग्रह जो है भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर, कितने? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय स्तरों में लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। अतः वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह
अवस्थित रहते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल का कौन सा स्तर वायुयान के उड़ान भरने के लिए उपयुक्त है? देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, समताप मंडल में। देखिए क्षोभ मंडल में जो क्या होता है, यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, पानी बरसता है, बिजली चमकती हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर समताप मंडल आता है। तो समताप मंडल में ये सारी क्रियाएं नहीं होती, इसलिए जो जेटयान या वायुयान के उड़ान भरने का जो मंडल होता है वो आपका कौन सा होता है? समताप मंडल। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल के संगठन में किन दो गैसों का 99% सहयोग है? अभी देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन आ चुका है, उसमें मैंने आपको 99% बताया भी था। तो वो कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। तो देखिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। नाइट्रोजन 78% लगभग है और ऑक्सीजन 20.95% लगभग 21%, इसको हम लोग पूरा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा उत्तरदायी है? अभी मैंने आपको बताया है रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए। अब इसमें देखिए ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में दे दिए गए हैं। ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं इसे। स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल बोलते हैं और मीजोस्फेयर को मध्यमंडल बोलते हैं। आयनोस्फेयर को आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ के आ रहा है रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए, तो ये आयनोस्फेयर है, मतलब आयन मंडल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है, क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल ओजोन परत में होती है, ये भी आप जान चुके हैं। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, ये भी है। मध्यमंडल ध्रुव ज्योति, देखिए ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्रुव ज्योति जो होती है वो आपकी किससे संबंधित होती है? मध्यमंडल से, आयन मंडल से संबंधित होती हैं। ठीक है, ध्रुव ज्योति किससे संबंधित होती है? आयन मंडल से संबंधित होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ है। देखिए हरित ग्रह प्रभाव का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन नहीं है, ये पहला है, ये दूसरा है मान लीजिए, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, देखिए हरित ग्रह प्रभाव का क्या अर्थ है? देखिए हरित ग्रह थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल है, ये सूरज है, सूरज से इस पे किरणें आती हैं। तो किरणें जब इसमें आती हैं तो क्या होता है, कुछ किरणें हमारे धरातल को गर्म कर देती हैं। ठीक है, और यहाँ पे धरातल गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ गैसेज होती हैं। ठीक है, इन गैसों के कारण क्या होता है, ये गैसें सूरज के प्रकाश को बाहर जाने नहीं देती हैं, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का धरातल जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है, हरित ग्रह प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, ये संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ठीक, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या होता है कि वायुमंडल में पहला ये ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण, ये घनीकरण है, घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो इसमें ऑप्शन यही है आपका राइट है, ऑप्शन 1 जो है वो राइट है। बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन। देखिए सब्जियों तथा फलों का उत्पादन क्या होता है कि जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है, ये ग्रीन हाउस के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस क्या होते हैं कि मान लीजिए जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं तो ग्रीन हाउस एक कांच का बना, मान लीजिए कांच की बनी एक संरचना होती है। तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या करती है, सूर्य का प्रकाश इसमें आ तो जाता है कांच के अंदर, लेकिन वापस नहीं जा पाता है।
तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, बहुत कम अवधि के लिए सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो पाता है। इस अवधि में क्या होता है कि सौर ऊर्जा प्रकाश के रूप में हरित गृह में प्रवेश कर जाती है, अंदर आ तो जाती है तथा लेकिन बाहर जा नहीं पाती। इससे क्या होता है कि पेड़ पौधों के द्वारा होने वाले प्रकाश संश्लेषण में सहायता मिल जाती है इनको, ठीक है। तो ग्रीन हाउस में क्या होते हैं, जैसे ठंडे प्रदेशों में सब्जियां लोग या पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण में सहायता होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी। देखिए ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी तो किसने दी थी, आर्मस्ट्रांग ने दी थी, जोसेफ फुरियर ने दी थी, चार्ल्स हाकर ने दी या चार्ल्स जोसेफ। तो इसमें ऑप्शन जो बी है चार्ल्स जोसेफ फुरियर, इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी, ठीक है। तो जोसेफ फुरियर, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। देखिए पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होने के लिए कौन कौन सी गैसेज होती हैं, पहले मैं आपको बता दूं। देखिए मेनली जो गैसेज होती हैं वो आपकी, जैसे आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैसेज होती हैं। देखिए इसमें जलवाष्प होती है, ठीक है। मेन गैसेज जो होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, मेथेन है, CH4 है, इसको मेथेन बोलते हैं, ठीक है। और N2O होती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये मेन गैसेज होती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी जो है वो राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली, तो प्राकृतिक रूप से मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, जलवाष्प होगा, ठीक है। अभी ये प्राकृतिक रूप से जलवाष्प, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अब ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान के लिए इसमें कौन सी उत्तरदायी है, तो देखिए मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या सभी। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें सभी हैं, इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, सभी गैसेज हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हरितगृह गैस नहीं है, तो आप जान सकते हैं। देखिए CH4 मेथेन है, जलवाष्प है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, SO2 नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो वैश्विक ताप क्रम में वृद्धि से संबद्ध है वह है, देखिए वह क्लोरीन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो मीथेन होगी, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, कौन सी गैस का निस्सरण होता है, उत्सर्जन होता है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस का ऑप्शन ए जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जो है वो CFC नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो देखिए जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन होती है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण का अवशोषण किया जाता है। देखिए ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण का अवशोषण किया जाता है। तो देखिए किसका किया जाता है, अवरक्त दृश्य परावैंगनी, तो परावैंगनी किरणों का किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत अवस्थित है,
अब देखिए इसमें ओजोन परत किस में है, क्षोभ मंडल में। अभी शायद पिछले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। तो ओजोन परत जो है वो कहाँ पे है आपकी, समताप मंडल में है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, तो ओजोन परत देखिए ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा इसमें, ऑप्शन डी राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। देखिए ओजोन छिद्र का जो निर्माण सर्वाधिक हुआ है, अफ्रीका के ऊपर हुआ, यूरोप के ऊपर हुआ, अंटार्कटिका के ऊपर हुआ या भारत के ऊपर हुआ। तो देखिए ऑप्शन में अंटार्कटिका के ऊपर राइट है, ऑप्शन सी जो है वो राइट है। देखिए ओजोन छिद्र का निर्माण से क्या मतलब है, देखिए वायुमंडल में ओजोन की जो सांद्रता, औसत सांद्रता होती है वो 300 डाबसन यूनिट, डी फॉर डाबसन, यू फॉर यूनिट। ठीक है, डाबसन यूनिट, डाबसन यूनिट। तो मैंने कहा कि ओजोन मंडल में, वायुमंडल में ओजोन की औसत सांद्रता 300 डाबसन यूनिट है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र की ओजोन सांद्रता 220 डाबसन यूनिट से कम हो जाती है, 220 डाबसन यूनिट से कम हो जाती है, तो क्या कहते हैं उस क्षेत्र, तो वह क्षेत्र जो है ओजोन छिद्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसका हम क्या कहते हैं कि वह जो क्षेत्र है ओजोन छिद्र का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, ऑप्शन सी राइट है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई है वो डेसिबल यूनिट में मापी जाती है, या डाप्सन यूनिट में, या पास्कल यूनिट में, या पारसेक यूनिट में। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि डाप्सन यूनिट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, 7 सितंबर, 23 मार्च, 22 अप्रैल। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए क्या हुआ था कि 16 सितंबर 1997 को, 16 सितंबर 1987 को, 97 नहीं 87 को क्या हुआ था, ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसी दिन से वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। तब से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन ए राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉन्ट्रियल, अब देखिए उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है, तो ओजोन परत है, या हरित गृह, या अम्लीय वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे है, ओजोन परत से संबंधित है। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।